हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपीपीएससी में। हम मध्यकालीन भारत को डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम आधुनिक भारत को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आप आचार्य.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप जो टेलीग्राम पर ग्रुप है विज़न यूपीपीएससी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत। पूरी हिस्ट्री को हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में डिवाइड किया है और आज से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? अंग्रेज किस तरीके से आए, मुगलों का पतन हुआ, उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने ज़्यादा काबिल नहीं थे, देन अंग्रेज आए हैं, उसके बाद किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूरा चला है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए हैं ये सीरीज़ देखने के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है, इस तरीके से आप एक पूरा चार्ट बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर, योर आंसर, करेक्ट आंसर और उसके साथ ही यहाँ पर अपने मार्क्स। जब यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर लिखिए, अपना आंसर लिखिए ABCD whatever you like, और उसके बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर तुरंत ही क्वेश्चन के बाद बताया जाता है, उसमें आप लिखिए A ही है माना आंसर, तो आपको मिल गए +1 मार्क्स। और सेकंड का आपने B लगाया, आंसर है C, तो हो गए -1। इस तरीके से पूरा चार्ट बनाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा आप कहाँ पे वीक है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपको दोबारा से रिवाइज करना है। तो कमेंट में बताइएगा भी कितने आंसर्स आपके ठीक हुए, जिससे एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर आपका बना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, ठीक है। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं थे, दक्ष नहीं थे, जो वो शासन चला पाते, और तब तक अंग्रेजों का आगमन भी हो चुका था, तो वो उनसे लड़ नहीं पाए और बहुत ही कमज़ोर शासक उस समय बैठे थे। तो देख लेते हैं कौन सा बैठा था। यहाँ पे औरंगजेब के बाद बैठा है बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें क्या हुआ, 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। आप सोचिए 65 ईयर्स में तो उसने जो है इन थ्रोन उसको मिला ही था, इनथ्रोन्ड हुआ ही था वो। तो जो इतने एज में हुआ है तो वो क्या बहुत अच्छा शासन कर पाएगा। तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम जो है विजयी हुआ। तो सबसे पहले वो है, उसने 1707 से 1712 तक शासन किया। फिर उसकी मृत्यु के बाद कौन बना? जहांदार शाह। जहांदार शाह सेकंड बना है, ये देख लीजिए यहाँ पर। फिर वो कौन था? वो शक्तिशाली अमीर जो जुल्फिकार खां थे, उसकी सहायता से उसने गद्दी प्राप्त की थी और बहुत ही अयोग्य शासक था, उसे लोग लंपट मूर्ख भी कहते थे, ठीक है। थर्ड कौन सा बना है? जहांदार शाह था, लंपट मूर्ख था, उसको परास्त किया। उसके बाद फर्रुखशियर बना। फर्रुखशियर जो था वो भतीजा था, ठीक है। सैयद बंधु ने फर्रुखशियर को सत्ता पाने में उसकी सहायता की थी और बाद में उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या भी कर दी। और उसके बाद बना है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाला गया। और लास्ट में कौन बना है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम से ही द्वितीय को ही आप देखेंगे कि जब बैटल ऑफ प्लासी और इलाहाबाद संधि वगैरह हुई है, वहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सही क्रम क्या हमें दिखाई देता है? ए सही क्रम दिखाई देता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? मंगोलों ने आक्रमण किया था, हूण, शक, ये सब आक्रमण कर रहे थे, तो इस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम पे। मोहम्मद शाह जो था बहुत ही उदासीन था और मदिरा और सुंदरियों के प्रति अधिक रुचि रखता था। तो जब उदासीन है उसे लोग रंगीला भी कहते थे, जो इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसे रंगीला कहते थे। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो वो चला गया वहाँ से, और उसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व हो गया था। और मयूर सिंहासन जो है
वो एक बनवाया गया था जिसपे मुग़ल बैठते थे। बहुत ही माना जाता है कि बहुत ही रिच था, सारी जो सोने जवाहरात और हीरे वगैरह उसमें जड़े थे। उस पर बैठने वाला वो अंतिम शासक था, क्योंकि मोहम्मद शाह के बाद नादिर शाह उसको ले गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। सी आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है, उसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है, इसके शासनकाल में आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और इसने जजिया कर जो है अपना साम्राज्य बचाने के लिए इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। सही कथन पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 4, नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नादिर शाह का आक्रमण सही नहीं है। देखिएगा, नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। सही है। आप याद करिए, जो सबसे पहले हमारे यहाँ मोहम्मद गौरी गजनवी ये सब आक्रमण कर रहे थे, तो यहीं पे रिवाइज कर लीजिए। मोहम्मद गौरी जो है शासन स्थापित करना चाहता था भारत में, जबकि महमूद गजनवी जो था वो केवल धन यहाँ से लूटना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। और उसके निरंतर जो अभियान थे, निरंतर अभियानों ने फारस को दिवालिया बना दिया था और उसे जो है फौज की रख रखाव के लिए धन की आवश्यकता थी, इसीलिए वो यहाँ के अपार धन के कारण यहाँ आकर्षित हुआ। मुगल फौजों से उसका मुकाबला करनाल में हुआ। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर मुगल सेना जो है बुरी तरह परास्त भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा कत्लेआम और लूटपाट हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 70 करोड़ का अराउंड उसने माल लूट लिया था। और इतना उसने यहाँ से लूटपाट कर ली थी कि अगले 3 साल तक उसने अपने राज्य में कोई कर ही नहीं लगाया। 70 करोड़ रुपए, आप सोचिए उस समय बहुत होते थे। अभी भी 70 करोड़ की कीमत है, लेकिन उस समय कितनी ज़्यादा कीमत होती होगी 70 करोड़ की। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई कर नहीं लगाया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, उसने शाहजहां के रतन जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। उसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था वो दोनों ही अपने साथ ले गया था। उसने नष्ट नहीं किया था। ये जो वर्ड है ना, नष्ट नहीं किया था, दोनों को ही अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। इसे अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में यह राजधानी से दूर रहा। सही स्टेटमेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके जो वजीर हैं, ये सब है, अमीर हैं, वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। जैसे रजिया को कि उनका जो उमरा वर्ग था वही लोग खुश नहीं थे। उलेमा वर्ग कहता था कि ये जनाना कपड़ों में आती है, मेल के तरीके से रहती है, तो उनको पसंद नहीं था। उन्होंने ही कहीं ना कहीं कोशिश की और उसको हटा दिया था। तो इसके साथ भी यही हुआ था। इसी कारण ये राजधानी से दूर रहा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, इसे बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी की पेशन याफ्ता बनाकर इलाहाबाद में रहना पड़ा। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको बताया था कि ये जो है आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो उसने क्या किया, 1764 में बंगाल में मीर कासिम और अवध में शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई लड़ी। बक्सर की लड़ाई कब हुई है? 1764 में। तो अंग्रेज से हार गए थे बक्सर की लड़ाई, ठीक है। और उसके बाद इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन वो लोग देते थे, वो बन करके रहना पड़ा। और जब वो ब्रिटिश आश्रय छोड़कर 1772 में जब लौटा दिल्ली, मराठाओं ने कहा चलिए आप आगे आगे चलिए, हम आपको दिलवाएंगे अपना राज। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया,
1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर 1857 तक मुगल वंश चल रहा था। बहादुर शाह को थोड़ा बहुत मतलब एक साइड उनको कर दिया था, लेकिन 1857 के बाद बिल्कुल अंतिम रूप से ख़त्म हो गया। मुगल वंश हमने शुरुआत कहाँ से देखी थी? 1526 से, और 1857 में ये पूर्णतया ख़त्म हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है। सत्य कथन पूछे हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजामुल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। सही स्टेटमेंट है। निजामुल मुल्क जो है, मोहम्मद शाह जो बादशाह था, ठीक है, उसके ढुलमुल और शक्की मिजाज और दरबार में झगड़े निरंतर हो रहे हैं, उससे ऊबकर वो अपने आप कहाँ चला गया? दक्कन की ओर चला गया निजामुल मुल्क, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए चला गया। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, वो कई बार कि मुझे ये एम पूरा करना है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। उसी तरीके से इसने किया था। और उसके बाद हैदराबाद की रियासत में ये गया था, वहाँ की नींव डालने के लिए वो चला गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये नादिर शाह का सबसे काबिल सेनापति था। उसने मुगल साम्राज्य में कई बार लूटपाट की थी और अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम भी कर दी थी उसने। और लेकिन उसकी जो लड़ाई है मुगलों से नहीं हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठों से। ठीक है, उसने 1761 में ये लड़ाई हुई है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। और मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बहुत धक्का लगा कि वो मुगल बादशाह को नियंत्रण में रखेंगे, और कहाँ तो वो लेकर के आए थे किसे? शाह आलम द्वितीय को, और कहाँ ये खुद ही हार गए और देश पर आधिपत्य कायम करेंगे। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट मुगल नहीं, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई है पानीपत की तीसरी लड़ाई। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है। सत्य कथन पूछे, सत्य कथन है केवल एक। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? ये आपको बताना है। अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह। देखिए, शाह आलम द्वितीय नहीं हो सकता, क्योंकि ये कब है? हमें कब दिखा? 1764 के अराउंड दिखा है, तो 1857 तक जिंदा रहे, बहुत मुश्किल काम है, गलत है। मोहम्मद शाह भी नहीं था, मोहम्मद शाह के बाद तो और भी आ गए थे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ये जो है 1857 तक बने रहे थे, अंतिम मुगल सम्राट थे, और इनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे जो अंतिम मुगल सम्राट बने रहे। ये आपको कब दिखाई देंगे? 1857 में लोग इनके पास चले आए थे और इनको अपना नेता घोषित कर दिया था कि आप हमारा नेतृत्व करिए। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, लोग मेरठ की छावनी से दिल्ली आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निजामुल मुल्क इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट सही है। वो किससे परेशान होकर आ गया था? मोहम्मद शाह से परेशान होकर के वो दक्कन की ओर चला गया और उसने क्या स्थापना कर दी? यहाँ पे हैदराबाद की स्थापना कर दी। उसको दक्कन के वाइसराय का खिताब भी प्राप्त हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। ये गलत स्टेटमेंट है। ये वजीर था, इसने कभी भी खुलेआम घोषणा नहीं की थी, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में रहा था। एकदम ये नहीं कहा था मैं आपसे कट गया हूँ, लेकिन की इसने अपने मन की थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूनों पर जागीरदारी प्रथा चलाई। बिल्कुल चलाई थी, वही सीख के आया था, एकदम से नया तो कुछ निकाल नहीं देता, तो ये इसने ऐसा किया था। और लास्ट स्टेटमेंट है, इसकी मृत्यु के बाद कर्नाटक के नायब सूबेदार ने स्वयं को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने पद को वंशानुगत बना दिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दक्कन का जो एक सूबा था कर्नाटक, उसमें क्या हुआ, और हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में जब ये मरा तो उसने क्या किया, मैं ही अब नवाब हूँ, और उसने अपना पद जो है वंशानुगत कर दिया था।
यहाँ पे केवल बी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है। देखिए, सबसे लास्ट में सिराजुद्दौला के समय पे 1764 की लड़ाई दिखाई होगी, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए सिराजुद्दौला। और सबसे पहले कौन था? मुर्शीद कुली खां, ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी था। तो मुर्शीद कुली खां है सबसे पहले, देन शुजाउद्दीन है, उसके बाद उसका दामाद बना था शुजाउद्दीन, और उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, और उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खान नवाब बन गया था। और सिराजुद्दौला जो है वो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा, बी। ठीक है, आंसर देख लीजिए, होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? स्वायत्त, ऑटोनोमस राज्य था ये, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था तो कौन था यहाँ पर था सादत खां। सी स्टेटमेंट यहाँ पर, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक होगा। सादत खां जो था वो यहाँ का स्वायत्त राज्य का संस्थापक था, और इसके बाद उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ले ली। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला आया जो अवध का नवाब बना, और अलीवर्दी खां कौन था? बंगाल का नवाब था। क्वेश्चन नंबर 11, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली, वह अशिक्षित था, सही स्टेटमेंट है। अशिक्षित था लेकिन कुशल प्रशासक था। आपको लग रहा होगा ये स्टेटमेंट क्यों डाला गया अशिक्षित था? क्योंकि वह कुशल था, उसके बारे में उसने बहुत सारी नई चीज़ें लाया था उस शासन प्रणाली में, इसलिए कहा जाता है कि वह अशिक्षित था, उसके बावजूद भी उसने अपना राज्य अच्छे से चलाया। जैसे एक मूवी आई थी अजय देवगन की दृश्यम, वह चौथी फेल था, स्टिल उसने कितने तरीके से पूरा जो उसमें दिखाया गया है प्लान किया था कि इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर और DIG भी उसको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो वह अशिक्षित था, सही है। वह एक कुशल प्रशासक था, ये भी ठीक है। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए, वो अशिक्षित था, जैसे होता है ना गांव में भले माता पिता अशिक्षित है पर बच्चों को अपने पढ़ाते बहुत अच्छे से, तो उनका नाम ज़्यादा होता है। IAS का बेटा IAS बन गया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर एक किसान का बेटा जब IAS बनता है तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वही इसी कारण ये स्टेटमेंट यहाँ पर डाली गई थी, वह अशिक्षित था। और लास्ट स्टेटमेंट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित किया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया, परंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू आया था, तो उसने हराया नहीं था, वो खुद ही काफ़ी बार मतलब वो मर गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सही कथन पूछे 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के लिए नए पैमानों को अपनाना। नेक्स्ट, उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। ऐसा कौन कहता था? ये सारे कथन हैं टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा। ठीक है, जब उसका पिता इतना कुशल था तो कहीं ना कहीं बेटे के अंदर भी ये चीज़ें रही होंगी, तो बहुत बहादुर और निर्भीक था, और ये सारे स्टेटमेंट उसी के हैं। आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए। उसकी क्या विशेषताएं थी? टीपू सुल्तान के शासन की कुछ विशेषताएं हैं। उसे फ्रांसीसी क्रांति में बहुत दिलचस्पी थी। फ्रांसीसी क्रांति में बंधुत्व, उसके बाद लिबर्टी, इन सब के जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आई थी, फ्रेटर्निटी, ये सब आया था। तो उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी, और उसके समय में मैसूर का जो किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में बहुत अधिक संपन्न और खुशहाल था, और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध में वह मर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। क्षेत्र उसके शासक बताने हैं। आमेर के तो जयसिंह हैं, हमें पता है, हमने अभी देखा भी था। आमेर के जयसिंह ये हमें पता है। उसके बाद आप देखिए, आपको कोई और पता है यहाँ पर? त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा हैं। ठीक है, देखिए मानते हैं केवल आपको आमेर के जयसिंह पिछले वाले क्वेश्चंस जो डिस्कस किए वहाँ से आपको पता था। देख लीजिए बी का दूसरा कहीं पे आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है ये वाला। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करते तो सीधे यही आंसर आप लगा देते। ठीक है, जाट राजा, जाट के सूरजमल हैं, रोहेलखंड के अली मोहम्मद और त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा। कई बार क्या होता है कि आंसर्स जो है हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन हमें कोई एक केवल पता है तो भी हम कर सकते हैं, छोड़ के मत आइएगा। और जब ऊपर से आंसर ना निकले तो कई बार नीचे से रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 1 2 3 4। 1729 में क्या हुआ? एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर राज्य खड़ा हुआ और राजा मार्तंड ने डच लोग जो थे उनको हरा दिया था और केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। और त्रावणकोर की उस समय राजधानी त्रिवेंद्रम थी, जो संस्कृत विद्वताओं के लिए प्रसिद्ध केंद्र बन गई थी। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा है, जो स्वयं क्या था? कवि था, विद्वान था। और आमेर के सवाई जयसिंह के बारे में पता है, वो बहुत महान खगोल शास्त्री थे, समाज सुधारक थे। जयपुर शहर, उसने जाटों के लिए जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक, विज्ञान और कला में वो बहुत आगे था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, इन सब में उसने वेधशालाएँ, पर्यवेक्षण शालाएँ भी बनवाई थी। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा सूरजमल जो है, सूरजमल के बारे में भी जान लीजिए। इसके नेतृत्व में जाट जो हैं, जाटों की सत्ता काफ़ी ऊपर तक पहुँच गई थी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। बिल्कुल सही है, ये हमें पता है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है, मगर आखिरी जो गुरु थे उनके गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक राजनीतिक ताकत बने थे, लेकिन हरगोविंद ने स्टार्ट किया था। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य कथन पूछे, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर में। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में राज्य कायम किया था। सही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल। सतलज नदी के पश्चिम में जितने भी सिख थे उनको मिला लिया था। 18वीं सदी के अंत में सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी और उन्होंने लाहौर, अमृतसर सब पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, अपने जीते हुए राज्यों में मुगलों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो एज इट इज़ बनाए रखी, उसमें कोई चेंज नहीं किया था और भू राजस्व के हिसाब से 50% का उन्होंने कर जो है उत्पादन के आधार पर कर लगाया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और नेक्स्ट है, इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे और लोग होंगे। बिहारी थे, उड़िया थे, पठान थे, गोरखा लोग थे, ये सभी लोग शामिल थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अच्छा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, थोड़ा ये नीचे आना चाहिए था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल कथन एक सत्य है और दूसरा और तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज में तब्दील कर दिया था। गलत स्टेटमेंट है। वो बहुत ही सहिष्णु राजा थे, सहिष्णु थे, दूसरे जो धर्म हैं उनके प्रति उदारवादी थे, सहनशील भी थे
और मुसलमान संतों को भी बहुत आदर देते थे, और धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ते थे। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर देखिए, ये है माना पंजाब स्टेट, कुछ इस तरीके का। ठीक है, सतलज नदी का पश्चिम ये हो गया, यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रधानता कर ली थी। इधर कौन आने लगा? अंग्रेज आए थे। ठीक है, अंग्रेज कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पूर्व की तरफ हम सिख राज अपने संरक्षण में लेंगे, तो इन्होंने ऐसा करने के लिए विरोध नहीं कर पाए। देखिए क्या है, जब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया और नदी के पूर्व के सिख राज्यों पर अपना संरक्षण में ले लिया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि वो अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा आधुनिक थी उनके कंपैरिजन में। आज से कंपेयर मत कीजिएगा, उस समय में रणजीत सिंह की सेना के कंपैरिजन में काफ़ी अत्याधुनिक थी और संख्या वगैरह ज़्यादा थी, इसलिए वो नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया कि कोई बात नहीं, सतलज नदी नहीं पार करने दे रहे हैं, हम अपना राज्य जो इधर वाला है इसी को बचाए रखेंगे। अंग्रेजों के अतिक्रमण से उन्होंने स्वयं को बचाया था, मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सके और उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। आपको पता होगा बाद में ये अफगानिस्तान में भी आपको दिखाई देंगे, ये निर्वासित होकर के चले गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। सत्य कथन पूछा है, दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी लंबा सा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूरी बात इसमें लिखी गई है, इसीलिए इतना लंबा है। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी के पोते शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? सबसे पहले तो ये वाला वर्ड ही आपको ध्यान रखना है, ये भी एक आपको फैक्ट है जो याद रख लेना है। तो इस समय क्या हुआ, मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्रों से जजिया कर वसूलने लगे। ठीक है, शिवाजी का जो पोता था शाहू, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसको रिहा कर दिया गया। वैसे तो शिवाजी का पोता औरंगजेब के जो कारण कारावास में था, उसने जल्दी कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच उसका गृह युद्ध हो गया। वो कह रही थी हम शासन करेंगे, ये कह रहा था मैं शासन करूंगा, इस चक्कर में। तो इस झगड़े के बाद क्या हुआ, मराठा शासन में एक नई व्यवस्था आ गई, जिसका नेता राजा शाहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। और मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का नया काल आया और मराठा राज्य जो था एक साम्राज्य में बदल गया। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ और उनके बेटे बाजीराव प्रथम को ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। तो यहाँ पे ए जो है वो सही है, जजिया कर वसूला जाने लगा था। ठीक है, सॉरी, यहाँ जजिया कर नहीं, यहाँ पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए थे। ये ए नहीं, इसका आंसर होगा बी। वो गलत बोल दिया बाय मिस्टेक, सॉरी, ये आंसर होगा यहाँ पर बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी ए ही लिख रखा है, आंसर यहाँ पर बी होगा, तो आप लोग बी लिख लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? खुलदाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र। सबके मकबरे ध्यान रखिएगा किसका कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ पर है उसका मकबरा। आगरा में किसका है? एतमादुद्दौला का है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है और अब्दुल रहीम खान खाना का दिल्ली में है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बिल्कुल सत्य कथन है। बालाजी विश्वनाथ का बेटा था बाजीराव प्रथम, ठीक है, जो पेशवा बना था वो 20 वर्ष में ही बन गया था
और युवा होने के बावजूद वो एक निर्भीक और प्रतिभावना सेनापति और महत्वाकांक्षी राजनेता भी था। शिवाजी के बाद उसने ही सबसे ज़्यादा गोरिल्ला युद्ध को आगे बढ़ाया है, उसका प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, बाजीराव ने पहले मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके में चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए भी मजबूर किया था। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेश मुखी कर मराठों को देते थे। दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि ये क्या है, उसने मुगलों से ये चीज़ छीन ली थी। अगला स्टेटमेंट क्या है, बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाके को भी अपने कब्जे में कर लिया था। बाजीराव प्रथम कहाँ पे था, महाराष्ट्र की तरफ, और ये पश्चिमी तट के इलाके जो हैं और नीचे, ये चीज़ गलत है। पुर्तगाली गोवा में थे, ठीक है, और उसके नीचे थे, तो ये चीज़ गलत है, तीसरा कथन गलत है। उसने उनके खिलाफ अभियान जरूर किया था, पुर्तगालियों के खिलाफ, अंत में सिलहट और बसई पर कब्जा भी कर लिया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपना इलाकों पर कब्जा बना रहा था। अगर कब्जा नहीं बना रहता तो गोवा इतने दिनों तक 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में कैसे रहता। तो तीसरा कथन गलत है, इससे सत्य हो जाएगा 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ है, मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली कौन था, अफगान था, तो बी होगा इसका यहाँ पे सही। ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था, मराठाओं की हार हो गई थी। नादिर, और ये अहमद शाह अब्दाली कौन था, नादिर शाह का कुशल सेनापति था। सारी चीज़ें तुरंत रिवाइज कर लीजिए, जितनी बार रिवीजन हो जाएगा अपने आप ही उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा लंबे समय तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी। मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, सही स्टेटमेंट है, हमने अभी देखा भी था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिल गया था, सही है, क्योंकि क्या था कि मराठा सेना पर जो मराठा लोग थे वो कई बार आने कोशिश करते थे ऊपर आने की, और दक्षिण भारत में इनकी स्थिति मजबूत थी, तो अंग्रेज थोड़ा सा सोचते थे कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं अभी, और मराठों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब ये इसमें हार गए अहमद शाह अब्दाली से पानीपत की तीसरी लड़ाई में, और 28,000 के अराउंड उनके सैनिक मारे गए, ठीक है, तो इनकी राजनीति के साथ साथ इनकी जो सैन्य शक्ति थी वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट है, अफगानों का पंजाब में पूर्णता अधिकार हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, पूर्णता अधिकार नहीं हुआ था उनका, और ये भी डिसाइड नहीं हो पाया था कि भारत पर कौन राज करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ डिसाइड हो गई थी कि ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया था। मुग़ल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, 1761 की बात हो रही है। जब अहमद शाह अब्दाली आया तो उस समय पे मराठा जो उस समय शक्ति थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है, मुग़ल पहले से ख़त्म हो चुके हैं, तो बचा कौन, अब महत्वपूर्ण सत्ता कौन बची थी, अंग्रेज बचे थे, तो उनका रास्ता जरूर साफ हो गया था। कौन सी घटनाएं घटी, तो ये दोनों घटनाएं घटी थी, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल मराठा युद्ध, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हमें ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों का रास्ता साफ हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्य का उद्भव के क्या कारण थे, पैसा उनके पास था, उनकी सैन्य शक्ति अच्छी थी, नौसेना अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल इतने डिस्टर्बेंसेस थे जो उन्हें उनकी सत्ता को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ, गलत स्टेटमेंट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुआ और सालवाई की संधि हुई थी। देखिए 1761 में मराठाओं की शक्ति को बहुत धक्का लगा था। 1764 के बाद वो किसको लेकर के आए, शाह आलम द्वितीय से उन्होंने कहा आप चलिए हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, आपको सहायता प्रदान करेंगे, मगर वो नहीं कर पाए। 1722 में अंग्रेज, आंग्ल और मराठा आमने सामने आ गए बिल्कुल, और सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालवाई की संधि हुई, ये भी गलत है। इसमें क्या हुआ, देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद
को समाप्त कर दिया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो केवल सत्य कथन पूछे, केवल कथन 3 सत्य है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी यहाँ पर। अंग्रेजों ने क्या किया, वंशानुगत जो पद था उसको खत्म कर दिया। प्रथम युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, जबकि अन्य 2 युद्धों में मराठों की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ये मराठा भू राजस्व प्रथा है। ठीक है, भू राजस्व, लैंड रिवेन्यू, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है लैंड पे, गेहूं, चावल, आटा, उसका कुछ पोर्शन आपको मराठा साम्राज्य को, राजा को, बादशाह को, पेशवा को, जो भी हो हेड, उसको देना होता था। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 24, मराठा राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठा राजस्व व्यवस्था, चौथ मराठा आक्रमणों से बचने के बदले वसूला जाने वाला शुल्क था। सही स्टेटमेंट है। चौथ क्या था, मुगल सत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाले जो राज्य थे, राज्यों से मराठा आक्रमण ना करने के बदले वसूला जाता था। इसकी मात्रा 1/4 थी। ठीक है, मुगल सत्ता के प्रति जिन राज्यों की निष्ठा थी, तो मराठा उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए ये वसूला जाता था। नेक्स्ट, कौन वसूलता था? मराठा वसूलते थे। जैसे माना ए जो है वो मुगल सत्ता में विश्वास रख रहा है, ठीक है, तो मराठा आएंगे और इससे कहेंगे तुम हमें चौथ दो, चौथ नामक जो कर है वो दो, तो हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे, अदरवाइज हम तुम पे आक्रमण करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी एक अलग चौथ पर लगने वाला, सरदेशमुखी मुख्यतः मराठा शासित राज्यों से वसूला जाने वाला भू राजस्व था। ये गलत है। सरदेशमुखी चौथ पर लगने वाला अतिरिक्त कर था, इसकी मात्रा 1/10 थी। जैसे आजकल सेस लगता है ना, एजुकेशन सेस, अभी कुछ टाइम पहले आया था स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, जब स्वच्छ भारत अभियान आया था तो स्वच्छ भारत सेस आया था। सेस का मतलब आप लोग जानते हैं, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेस होता है उपकर। ये किसी स्पेसिफिक, जैसे स्वच्छ भारत सेस, उसमें माना आपने 0.5% रुपए दिए, तो जो भी टोटल माना 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए, तो वो रुपए केवल और केवल स्वच्छ भारत अभियान के काम में ही लिए जाएंगे। ये किसी विशेष काम के लिए लगाया जाता है और उसी काम में यूज़ किया जाता है। जैसे एजुकेशन सेस लगा तो केवल एजुकेशन के लिए ही यूज़ होगा। अब एजुकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है हायर एजुकेशन या जो भी है, किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर हायर एजुकेशन सेस लगाया जाएगा तो केवल हायर एजुकेशन में ही यूज़ होगा। तो ये कर के ऊपर कर लगता है। जैसे आपने जीएसटी दे दिया और CGST, SGST सब कुछ आपने दे दिया, उसके बाद आपसे कहा जाएगा एजुकेशन सेस दीजिए 0.5%, तो आपने वो भी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगता है और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगता है, कुछ समय बाद इसको ख़त्म भी कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या था, सरदेशमुखी भी जो था, ये स्टेटमेंट गलत है। एक चौथ पर लगने वाला ही अतिरिक्त कर था और जो 1/10 था। सही स्टेटमेंट पूछिए, केवल कथन 1 सही है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 25, 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बाल विवाह का प्रचलन सामान्यतः पूरे देश में था। बिल्कुल सही है, बाल विवाह पूरे देश में उस समय फैली हुई थी। नेक्स्ट है, पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अगर 18वीं सदी में इतना विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है तो आज 100% फीमेल एजुकेशन होता और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि उन्होंने इतने सारे प्रताड़नाएं झेली और समाज के लिए झेला। लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी थी, उच्च जाति की ही लड़कियां पढ़ी लिखी थी, और आप 2-4 गिन के टिप्स पे नाम भी दे सकते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेजुएट थी और इस तरीके की चीज़ें। तो ये स्टेटमेंट देखने से ही पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और देखिए यहीं पे आप इस रुक के ज़रा देखिए, सही नहीं है पूछा गया है। आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। 2 कहाँ पे आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, तो यानी कि आंसर हमारा बी या डी में से कोई एक होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर होगा। सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। ये स्टेटमेंट आपने जितनी भी सती प्रथा के बारे में आपने देखा होगा, बंगाल में थी, राजा राम मोहन राय उठ खड़े हुए, राजस्थान में थी, ठीक है,
और जो विडोज थी उनकी कंडीशंस उस समय ख़राब थी, राजपूताना में थी, और जौहर प्रथा, सती प्रथा ये सब चल रही थी। दक्षिण भारत में अगर कहीं भी ऐसा होता तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी टेक्स्ट में लिखा होता। इतने सारे वहाँ पे भी समाज सुधारक थे, वो क्या सती प्रथा को हाईलाइट नहीं करते? बिल्कुल करते, लेकिन वहाँ पे सती प्रथा थी ही नहीं, इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, मराठों ने इसे बढ़ावा ही नहीं दिया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है कथन। तो जब डी हमारा सही है तो ये ऑप्शन चला गया, आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 26, 18वीं सदी के भारत में के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी का भारत ये कौन सा है? इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। सत्य कथन है। निर्यात आयात से अधिक कैसे था? अंग्रेज जो जब आए थे पहले यहाँ से सामान ले जाया करते थे। काली मिर्च है, यहाँ का नील है, यहाँ के कपड़े हैं, यहाँ का रॉ मटेरियल है, वो यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, बड़े पैमाने पर ले जाते थे, हस्तशिल्प की वस्तुएं ले जाते थे। ठीक, लेकिन वहाँ से आयात जो आता था, पहली बात तो सोना चांदी आता था, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें ज़रूरत होती थी, हम आयात करते थे। तो निर्यात क्या था? आयात से अधिक था। सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, सॉरी। नेक्स्ट है, इस सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप से काफ़ी आगे था। बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे आगे होता तो औद्योगिक क्रांति भारत में होती, ना कि यूरोप में। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा गलत है, पहला सही है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक जो है सत्य हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने दक्षिण विजय की लालसा के कारण उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दिया। सही स्टेटमेंट है। आपने देखा भी होगा, औरंगजेब का कोष खाली हो गया था, वो दक्षिण की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बहुत जनधन की हानि हो रही थी, और जो यहाँ पे राजा थे, जो सामंत थे, और जो छोटे छोटे स्वतंत्र शासक दिखने लगे थे, और उसकी जो राजपूत नीति थी उसके कारण जो है राजपूतों की सेवाओं से भी वंचित रहा। राजपूतों से संबंध अकबर ने स्थापित किए थे। उसके बाद मुगल साम्राज्य अपने वैभव के उत्कर्ष पे पहुंच गया। राजपूत और मुगलों में काफ़ी हद तक दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन उसने अपनी जो है राजपूत की सेवा ले ही नहीं पाया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। औरंगजेब की राजपूत नीति से मुगल साम्राज्य उनकी निष्ठा से वंचित रहा। ये भी सही है, राजपूतों के प्रति उसकी नीति अच्छी नहीं थी, जैसा कि पिछले उसके जो पूर्वत जो राजा थे उनकी थी। उस तरीके से अंग्रेज और राजपूत जो थे उनके प्रति वो कठोर था, इसलिए निष्ठा से उनकी वंचित रहा। सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? नादिर शाह और अहमद शाह के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और उसके बाद यूरोपीय कंपनियों के आगमन हो गया और उन्होंने अपना यहाँ पे सिक्का जमाना शुरू कर दिया। सत्य कथन पूछा है, तीनों ही कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आया था। उसकी एज क्या थी उस समय? 65 ईयर्स। बहादुर शाह ने राजपूतों के प्रति औरंगजेब की अलगाववादी नीति को अपनाया। गलत स्टेटमेंट है। उसने मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। जैसे अकबर ने क्या किया था कि अगर औरंगजेब से राजपूतों से हमारी दोस्ती होगी तो हमारे साम्राज्य जो है अच्छा बना रहेगा। और जब वो अकबर गुजरात पे आक्रमण करने गया तो राजस्थान वाले राजपूत जो है उसको रास्ता दे देंगे बिना रोक टोक के। ठीक है, तो मैत्रीपूर्ण उसकी नीति थी। उसने शादी भी की है। और तो यहाँ पे बहादुर शाह ने भी यही किया था, अलगाववादी नीति नहीं अपनाई थी बल्कि मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट, उसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद करवा दी थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उसने क्या किया? औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उसने बंद कर दिया। औरंगजेब जो क्या था, वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानता था, वो कट्टर इस्लामी भी उसको बोलते हैं। तो वो कट्टर इस्लामी था, जिंदा पीर उसको कहते थे। तो ये सब था, इसके कारण उसने जजिया कर लगवाया। लेकिन जजिया कर लगेगा तो हिंदू लोग नाराज़ होने लगेंगे, इसलिए बहादुर शाह ने बंद करा दिया। नेक्स्ट, तो सही कथन पूछा है, केवल कथन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर मुगल कालीन किस शासक के संदर्भ में खफी खां ने लिखा है कि नया शासनकाल चारणों
तथा गायकों, नृत्यकों और नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। आप देखिए कि एक जो शासक था, जो औरंगजेब के बाद के आए हैं, बहादुर शाह था, वो थोड़ा बहुत ठीक रहा। जहांदार शाह उसे लंपट मूर्ख है। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, वो क्या था, रंगीला था, उसको सुंदरी और ये सब चीज़ें चाहिए होती थी। तो बहुत नैतिक आचरण वहाँ का, अनैतिकता बहुत ज़्यादा थी, हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व ज़्यादा हो गया था। तो इस तरीके से उसके बारे में इस तरीके की बात कही है। खफी खां ने लिखा है, खफा हो गए होंगे शायद किसी शासक से, इसीलिए उन्होंने लिखा है। किस शासक के बारे में ये सब कहा गया है? ये कहा गया है जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह बहादुर शाह का उत्तराधिकारी था, उसके संदर्भ में कहा गया है क्योंकि वो बहुत अधिक भ्रष्ट था तथा अनैतिक आचरण वाला था, उस पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांदार शाह ने ही प्रदान की थी। ठीक है, यहाँ पे भी जहांदार शाह सही है, ए सही हो जाएगा, और उसे मालवा का सूबेदार भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 31, फर्रुखशियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली पर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। सही स्टेटमेंट है, हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही इसको देखा था। और सैयद बंधु कौन से थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे। ठीक। सेकंड, सिख नेता बंदा बहादुर इसके समकालीन थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसी के काल में बंदा बहादुर की हत्या भी कर दी गई थी। फर्रुखशियर को दुर्बल, डरपोक और निंदनीय होने के कारण घृणित काया भी कहा गया है। सत्य कथन पूछा है, दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुगल कालीन राज्यों के संदर्भ में देख लीजिए कौन कौन सा सही नहीं है। बंगाल से मुर्शीद कुली खां था, सही है। अवध का सआदत खां था, हमने देखा था। हैदराबाद से कौन है? चिनकलिज खां है, ये भी ठीक है। और मथुरा से कौन है? मथुरा में बंगश के नवाब नहीं है, मथुरा में कौन है? बदन सिंह थे। ठीक है। उत्तर मुगल कालीन से क्या मतलब है? मुगल जो है काफ़ी डिग्रेड हो गए, और उसके बाद कुछ कुछ नए स्वतंत्र शासकों ने अपने आप को जो शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद शाह ने जजिया कर पर अंतिम रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी कथन सही है, इससे पहले बहादुर शाह ने भी बंद कर दिया था। ठीक है। और अंतिम रूप से बिल्कुल फाइनली खत्म किसने कर दिया था? मोहम्मद शाह ने। नादिर शाह का आक्रमण शाह आलम के समय हुआ, गलत है। नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ है? मोहम्मद शाह के शासन काल में हुआ है। हमने देखा भी था, वो यहाँ से मयूर सिंहासन ले गया था, कोहिनूर हीरा ले गया था, बहुत ज़्यादा उसने यहाँ पर लूटपाट की थी और नरसंहार किया था। सत्य कथन पूछा है, इसलिए कथन केवल एक सत्य है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय के समय भारत पर आक्रमण किया। गलत स्टेटमेंट है। अहमद शाह ने कौन सा मुगल बादशाह था? लड़ाई इसकी मराठाओं से हुई है और इसने काफ़ी सारे आक्रमण किए, 5 आक्रमण किए हैं इसने। और लड़ाई इसकी भले पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं के बीच हुआ है, लेकिन इसका जो आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली का, मुगल शासक अहमद शाह के समय भारत पर 5 बार आक्रमण हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 1803 में हो गया था शाह आलम द्वितीय के समय। सत्य कथन पूछा है, केवल 2 कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी को दुर्रे दुरानी कहा जाता है? दुर्रे दुरानी मतलब युग का मोती। अपने युग का मोती किसको कहते हैं? वो कहते हैं अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है और अपने युग का मोती। और नादिर शाह उसके बारे में कहता था कि अब्दाली के जैसा चरित्र का व्यक्ति पूरे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान कहीं भी नहीं है। बहुत कुशल सेनापति था नादिर शाह का। क्वेश्चन नंबर 36, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डिगामा के पश्चिमी तट पर स्थित वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ये सही है। नेक्स्ट
पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीव तथा हुगली में अपनी कोठियां स्थापित की। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हमें कैसे इस बारे में पता है, क्योंकि गोवा सबसे लास्ट में पुर्तगाली छोड़ के गए थे, पश्चिमी तट पे वो दिखाई देते हैं, तो गोवा के आसपास ही दमनदीव है, इधर कालीकट है, दीव, हुगली सब आस ही पास की जगह है, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली व आखिरी शक्ति पुर्तगाली थे। ये स्टेटमेंट गलत है। पौंडीचेरी पे सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, लेकिन बाद में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने इस पर आधिपत्य स्थापित किया था। पहली तो थे पर आखिरी नहीं थे, इसलिए स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा। सही कथन पूछा है, केवल कथन 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, समुद्री यात्री दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं, इसको हमें क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो तस्मान समुद्री यात्री कहाँ का था, सबसे पहले ये देखते हैं जो हमें पता है उसके बारे में देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का है, वो पुर्तगाल का है, पता है हमें, ठीक है। और कोलंबस कहाँ का है, कोलंबस है स्पेन का, 2 हमें पता है। अब देख लेते हैं 4, डी का 4 कहाँ आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है। सी का 1 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तस्मान है हॉलैंड का और कैप्टन कुक हैं ब्रिटेन के, तो आंसर हो जाएगा ए। आपको एक भी पता है तो भी आंसर यहाँ पे निकल रहा है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालों का, डच का, उसके बाद अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, सबका याद रखिएगा कहाँ पे पहला दुर्ग है, पहला किला है, पहली कंपनी है, जो भी है वो सब याद रखना है। तो आगे वैसे आ जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपनी नींद खोने की ज़रूरत नहीं है कि आप अभी बुक लेके बैठ जाएं, गूगल करने बैठ जाएं। और अगर आप गूगल करते हैं या बुक खोलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ खो जाएगा नहीं आपके पास से। अगली बार अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आगे तो आप उसका सही आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला उन्होंने प्रथम तुर्क का निर्माण किया था। देखिए बंगाल तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पुर्तगाली कहाँ थे, केवल वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, ठीक है। पौंडीचेरी नहीं होगा, कोचीन और गोवा में से कोई हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने कोचीन में किया था, पहला दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। और उस समय कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कोचीन में करवाया था। बी। क्वेश्चन नंबर 39, हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1608 में हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया, जिसका जहांगीर ने आगरा में स्वागत किया था। सही स्टेटमेंट है, हमने कल भी इसको देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में भी इसको देखा है, ठीक। और ये एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के एकाधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र दिया था, और बाद में जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल तक कर दिया था। और एक टॉम्स रो भी आया है, ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी और 400 मनसब भी दिए थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 1608 में जहांगीर से मिला था और फारसी भाषा में बात भी की, जिससे वो प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट, हॉकिंस ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। टॉम्स रो जो आया था वो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। हॉकिंस कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था। हॉकिंस, ध्यान रखिएगा, हॉकिंस ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। हॉकर जो है न्यूज़पेपर लेके आता है, उसी तरीके से हॉकिंस जो है कोई एक पेपर लेके आया था। कौन सा पेपर, व्यापारिक परिपत्र। और व्यापारिक परिपत्र जेम्स प्रथम तो भेजेंगे नहीं, कोई कंपनी भेजेगी, टाटा बिरला वाले ही कोई अपना इस तरीके का भेजेंगे व्यापारिक पत्र कि हमें व्यापार करना है। सरकार तो भेजेगी नहीं हमारे पास कि हमें व्यापार करना है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि कुछ को शॉर्ट ट्रिक्स बनाते रहिए जिस तरीके से आपको चीज़ें याद रहे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, सत्य कथन पूछे हैं, तीनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य के शासक से प्राप्त किया था। सुनहरा फरमान गोलकुंडा का शासक था, उससे इन्होंने प्राप्त किया था। इसके तहत कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से, इससे सी हो जाएगा सही आंसर। और इसके तहत कंपनी को अधिकार पत्र मिला था कि वो 500 पैगोडा वार्षिक दे दें और गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक था,
बिल्कुल सही है। बम्बई का वास्तविक संस्थापक जेरोल्ड अंगियार था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मद्रास की स्थापना फ्रैंको मॉर्टन ने की थी, गलत है, फ्रांसिस डे ने की थी, ये फ्रांसिस डे। और पौंडीचेरी की स्थापना का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रैंको मॉर्टन था, तो ये भी गलत है। सत्य कथन पूछे हैं, 1 और 2 सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। राज्य और उनके जो है संस्थापक बताने हैं। अवध का हमें पता है कौन है, अवध का संस्थापक कौन है? शहादत खां। देख लेते हैं ए का 4 कहाँ आ रहा है, केवल बी ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हमारा बी हो जाएगा, कंफर्म हमें पता है। फिर भी हम और देख लेते हैं। बंगाल का हमें पता है मुर्शिद कुली खां था। हैदराबाद का कौन था? चिनकिलिज खां, निजामुल मुल्क, ठीक है, उसका पूरा नाम निजामुल मुल्क, चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क था। और कर्नाटक का सादुतुल्ला खां था, आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 43, फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कंपनी को बंगाल के दीवान की अनुमति से कलकत्ता के पास 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मिल गई। सही स्टेटमेंट है। यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो तो कंपनी द्वारा शाही मुद्रणालय का उपयोग की अनुमति भी दी जा सकती है। देखिए कितना इन लोगों ने छूट दे दी थी। क्या हुआ था, कुछ फरमान में छूट दी गई और कंपनी के बम्बई टकसाल में सिक्के चलने लगे। मुगल साम्राज्य है 1717 में, स्टिल सिक्के कंपनी के चलने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज तो यहाँ पे शासन करेंगे, उनको तो इतनी छूट मिल रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सूरत में 10,000 वार्षिक कर के बदले आयात निर्यात कर से मुक्ति मिल गई। चाहे वो 1 लाख का आयात निर्यात कर लें, अगर कर मिलता तो शायद हमें 1 लाख मिल सकते थे, पर 10,000 के बदले सब कुछ बेच दिया गया। ये तो वही वाली बात होगी कि छोटी सी चीज़ के लिए पूरा घर जला देना। और लास्ट है, मुगल सम्राट के टकसाल में ढाले गए सिक्कों से ही अंग्रेजी व्यापार लेन देन करेंगे, ये गलत है। क्या था, कंपनी की बम्बई में टकसाल खुल गई थी और वही प्रचलन होने लगा था। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही है। भारत में डेनिश कंपनी के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1616 में डेनिश कंपनी का आगमन हुआ, सही स्टेटमेंट है। डेनिश और डच दोनों अलग अलग हैं। 1620 में डेनिश कंपनी ने त्रावणकोर तमिलनाडु में व्यापारिक केंद्र खोला, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और डेनिश कंपनी ने सेरामपुर बंगाल में अपना मुख्यालय बनाया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों सही हैं, सत्य कथन ही पूछा है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलबर्ट की अगुवाई में द इंडिस ओरिएंटल नाम की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, सही स्टेटमेंट है। कोलबर्ट कौन था? प्रधानमंत्री था फ्रांस में। पौंडीचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आप याद करिएगा, टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली दोनों ने फ्रांसीसियों से अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को, अपनी प्रशासन व्यवस्था को जो है नयापन देने के लिए, उसमें आधुनिक चीज़ें लाने के, शस्त्रागार के लिए, जैकोबिन क्लब वगैरह के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली थी। जब इन्होंने मदद ली है तो ऑब्वियसली बात है उनके राज्य की और फ्रांसीसियों की थोड़ी दोस्ती भी रही होगी, अच्छे रिलेशंस रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण भारत में फ्रांसीसी अंग्रेज युद्ध की शुरुआत हुई, ये भी ठीक है। और लास्ट है, भारत में फ्रांसीसी अंग्रेज युद्ध, कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, ये भी ठीक है। इसीलिए फ्रांसीसियों का अधिकार जो है यहाँ पे कम रह गया, केवल पौंडीचेरी तक ही सीमित रह गया। सत्य कथन क्या है? चारों कथन सत्य हैं, डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय आगमन सही नहीं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, गलत स्टेटमेंट है। 1499 में नहीं, 1510 में कब्जा किया था। अल-बुकर्क ने गोवा राज्य की स्थापना और एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में की थी, ठीक। और 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से उसने इसको जीता था। बाकी के सभी कथन सत्य ही होंगे। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया।
पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ए यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? आपको पता है पहले मीर जाफ़र था, फिर वो पपेट नहीं बना अंग्रेज़ों का, फिर मीर कासिम को लेकर के आए, फिर ये लोग मीर जाफ़र को लेकर के आए, तो ये सब चलता रहा। अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको हटा दिया और अपने आप प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ तक तब तक बंगाल पे द्वैत शासन चलता है। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? थोड़ा काम कंपनी के हाथ में, थोड़ा जो है शासन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंगाल के नवाब के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार अलीवर्दी खां था। गलत है, मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, मुगल सम्राट ने सबसे एंड में किसको किया था? मुर्शीद कुली खां को किया था बंगाल का सूबेदार नियुक्त, और उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। ठीक है, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में नई जमींदारी प्रथा भी स्थापित की थी। बंगाल में भू राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शीद कुली खां ने की थी। सही है। हॉलवेल द्वारा वर्णित ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी। ये भी ठीक है। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ये भी ठीक है। केवल कथन ए गलत था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेज और डचों के मध्य लड़ा गया? बक्सर का युद्ध तो नहीं है, मद्रास का भी नहीं है, और मैसूर का भी नहीं है। तो ये बेदरा का युद्ध जो है वो अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी मांगे, अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसकी मांगे बढ़ती जा रही थी। मीर जाफ़र ने क्या किया? डचों के साथ मिलकर कंपनी के विरोध की योजना बनाने लगा और बेदरा का युद्ध लड़ा। डच जो है हार गए थे अंग्रेजों से, और मीर जाफ़र का सोचिए क्या हाल हुआ होगा उस समय। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्की तथा फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे थे? कौन से हो सकता है? हैदराबाद के निजाम नहीं है, अवध के ये नहीं है, या तो हैदर अली होगा या टीपू सुल्तान होगा। अब देखिए, हैदर अली ने तो फ्रांसीसियों से दोस्ती स्टार्टिंग की थी, तो ये कौन है इसका? टीपू सुल्तान ने अपने दूत मंडल भेजे थे। वो बहुत ही मेटिकुलस और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी का आदमी था, और अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू सब कुछ जानता था। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, और स्वयं को वो क्या कहता था? नागरिक टीपू कहता था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ए बी जो है सही है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट में अपने आंसर्स ज़रूर बताइए।